वो डिस्टर्ब्ड है कहीं ना कहीं। जंगल एरिया में कुछ ना कुछ, क्योंकि जल जंगल जमीन ये जो इशू जो लोगों ने लिए हैं, ये जंगल एरिया में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस है। कमाए तो वो मैंने बोला 2000 की रुपया में भी ले लिए होंगे तो 40 लाख रुपया आपने 25 साल में कमाए। और जो 10,000 पौधे में अगर आप 100 पौधे की भी, अच्छे बड़े कीमती पौधे भी ये कर देंगे तो उतना आपका उतनी पैसे से ज्यादा पैसा आपको मिल जाता। तो इस बारे में वो सहमत हुए, बोले कि हाँ, केवल अगर मैं 100 पौधे, अगर 10,000 की जगह 100 पौधे अगर काट के बेच देता तो 10,000 9,900 पौधे काटने की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो यही कुछ समझ में हमको जंगल की हर चीजों की, जो मरकाम जी बोले कि हमको विश्लेषण करना पड़ेगा। और ये आगे पूरा आखिरी में चले जाए, बहुत सारी धीरे, ये जल्दी फास्ट ये दवा दे जाइए, रुक जाइए थोड़ा सा, नहीं आपका 2-3 मिनट टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं। उसके बाद फोटो दवा दे गए, ये और थोड़ा बैक चलिए, और थोड़ा बैक और थोड़ा, हाँ यहीं से दबाते जाइए, आगे दबाते जाइए, आप तो देख लीजिए, जो आगे देख लीजिए, हाँ ये अलग अलग जगह की है जी। ये बच्चे को भी रोक कर दिए, ये देखिए ये सब, ये कैसे जला है, ये आगे चलिए, आगे ये स्कूल को कैसे तोड़े हैं, जस्ट आगे बढ़ते जाइए, स्कूल को आगे लाइन लास्ट आगे बढ़ाते जाइए। ये CACB की गाड़ी को उड़ाए हैं, ये पावर को भी उड़ाए हैं, और आगे बढ़ाते जाइए, ये आगे बढ़ा दीजिए, चलिए ये बच्चों को भी है, आगे और चलिए, ये एक मिनट बैक और थोड़ा सा। ये जो लोगों की कहना है कि पुलिस आगे तभी तोड़ रहे हैं, ये नहीं है। जब 2000 में पुलिस CRPF कुछ नहीं थे तभी बिल्डिंग्स टूटे हैं, तभी हम ये पंचायत बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग तोड़े हैं। जो ये कह रहा है कि पुलिस आगे तो तोड़े हैं, ये बात सही नहीं। आगे बढ़ाते जाइए, और चलिए चलते जाइए, ये सब देख लीजिए, और चलिए आगे जाइए, आगे चले जाइए। हाँ 1 मिनट हुए। ये एक आपको बताना चाहूंगा, डेवलपमेंट मिटिगेट कंफ्लिक्ट डेवलपमेंट कहने का अर्थ है जब ये नक्सली समस्या के कारण डेवलपमेंट रुकावट होता है, और डेवलपमेंट के कारण ये समस्या काफी हद तक हल किया जा सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट इज द सॉल्यूशन, सिक्योरिटी इज द प्रीकंडीशन। कहने का मतलब है सिक्योरिटी सबसे आवश्यकता है, और साथ में सॉल्यूशन जो है डेवलपमेंट है, जो मरकाम जी और दाते साहब भी बताए। आगे चले, उसको नहीं, ये फोटो में ये जो समस्या है, ये समस्या तभी हल होगा, सिक्योरिटी भी अटैक करेगा, जन सहयोग, जन भागीदारी आवश्यकता है, और डेवलपमेंट, तीनों जब एक साथ में काम करेंगे तब जाके ये समस्या की समाधान होगा। आगे चलें, और आगे ये सब क्या क्या करना है, ये है नहीं, और आगे चले, ये अल्टीमेट जो है, अल्टीमेट में चले थोड़ा सा, और एक हाँ, इसमें 3 चीजें मैं उसमें रखा हूं, जो अल्टीमेट रियलिटी जो है, जब सिक्योरिटी किसी फेल होता है तो जनता की आशा फेल होता है, ना कि केवल सिक्योरिटी फेल होता है। तो इसीलिए सिक्योरिटी फेल ना हो, उसको ध्यान रखें। दूसरा है, हमारी देश का यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री इज द सुप्रीम इशू, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। मतलब है एकता और अखंडता देश का सर्वोपरि इशू है। इस इशू के पीछे बाकी सब इशू है, और इस इशू के लिए जनता, पत्रकार भाइयों और सबको मिलकर के एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाके देश के एकता अखंडता बरकरार रहेगा। नेक्स्ट है, नक्सल्स आर टारगेटिंग इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेट्स शुड टारगेट नक्सल। नक्सल जो मार रहा है, पुलिस को नहीं मार रहा है, किसी व्यक्ति को नहीं मार रहा है, किसी आदिवासी को नहीं मार रहा है, नक्सल मार रहा है देश की लोकतंत्र को। जब लोकतंत्र को हमला कर रहा है, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सारी नेताओं को इसलिए काम करना है कि इसको कैसे फाइट किया जाए। नेक्स्ट,
ये हंटिंगटन एक बहुत बड़े अमेरिका की ये है, उन्होंने किए गरिला वारफेयर, दिस इज ओनली वेयर द एंटी गरिला साइड पुट्स ए लो वैल्यू, एंड जब तक इसको लड़ाई करके खत्म करने के लिए देश नहीं सोचेगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। और इसीलिए जो है पॉलिटिकल विल और नेशनल विल की आवश्यकता है, जिसमें बहुत सारी समय से बहुत सारी सालों से काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी बिंदु चर्चा के लिए हो नहीं पाया। आप लोग अगर फिर कभी टाइम देंगे तो निश्चित रूप से इस बाबत चर्चा करूंगा। धन्यवाद। कोई सवाल है तो पूछ ले। और कोई सवाल? हमारे बीच एक पत्रकार जी भी बैठे हैं, उनकी भी सर मेरा एक सवाल है। आप सर 1 मिनट, अगर मुझे 1 मिनट का समय देंगे, मैं एक विषय जो उन्होंने पूछा था, एक जो धर्मांतरण के ऊपर एक है, मेरा एक अनुरोध है, क्योंकि काफी युवा लोग बैठे हुए हैं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आपके इस कॉलेज में सिर्फ एक प्रोफेसर हो जो सारे विषय पढ़ाए, तो क्या आपको ज्ञान मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो एक ज्योग्राफी का प्रोफेसर अलग, इसका प्रोफेसर अलग चीज है। देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म इतना विकसित था कि उसने, हम बहुवादी धर्म के लोग हैं। बहुवादी मतलब हर चीज के लिए उन्होंने एक देवता बनाया। बारिश है उसके लिए एक देवता है, ये है उसके लिए एक देवता है। लेकिन जो धर्मांतरण जो किया जा रहा है, इसका जो मूल अंतर है द्वैतवाद अद्वैतवाद। हमारी जो संस्कृति हिंदू धर्म जो बोलते हैं एक नदीवादी संस्कृति, मतलब इतने हर एक चीज के लिए एक स्पेशल उन्होंने एक देवता बनाया है। आप बताइए, आज आपको घुटने में दर्द होता है तो आप सिर दर्द की दवाई लेते क्या? घुटने की लेते। तो वही जो भी लोग धर्मांतरण कर रहे हैं उनको ये समझाना होगा कि आज अगर आप एक बहुवादी धर्म से, एक विकसित धर्म से एकलवादी धर्म पे चले जाएं, जहां पे हर एक सब्जेक्ट को एक ही प्रोफेसर पढ़ाए, तो क्या आप? दरअसल कल से मैं पूरी गोष्ठी को सुन रहा हूं, तो कुछ स्वाभाविक सवाल, चूंकि मैं भी एक शोध छात्र के रूप में इस समस्या को पिछले 10-12 साल से बहुत गहनता के साथ देख रहा हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि इस इशू को स्टडी करते हुए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बूझमार में मैंने समय व्यतीत किया है। 6-7 दफ़े वहाँ जा कर के और एक सप्ताह 2-2 सप्ताह वहाँ रख के कुछ सवाल स्टडी के दौरान मेरे सामने आए थे। एक आंकड़ा मैं रखना चाहूँगा। जब समस्या की बात हम करते हैं, और नायक साहब ने कहा, उससे पहले दाते साहब ने कहा, मरकाम साहब ने कहा, सबसे पहले समस्या की समझ होनी चाहिए। हम किससे लड़ रहे हैं यही हमें पता ना हो तो हम उससे लड़ेंगे क्या? एक आंकड़ा है, मैंने अपने स्टडी के दौरान बस्तर के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित 15 तहसील में जाकर के डाटा वहां से इकट्ठा किया, सैंपल कलेक्ट किया, और उसमें एक सवाल लोगों से जानना चाहा कि आपने कभी अपनी कोई भी समस्या सरकार तक किसी भी माध्यम से पहुंचाई है? यानी सरकार के साथ आपका कोई संवाद हुआ है? तो उसमें से 81% लोगों ने कहा कि नहीं। 81% लोग जो है बस्तर के, उसमें अच्छा, इसमें जो सैंपल कलेक्शन था उसमें एक तहसील से आधा सैंपल हम उस ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय से लेते थे, और आधा अंदर गांव में जाकर के किसी भी जो साप्ताहिक बाजार है वहां से कलेक्ट किया था। उसके पीछे आशय यह था कि गांव के लोग भी, जो अलग अलग गांव के लोग आए, उनसे भी सैंपल कलेक्ट हो। तो उसमें बहुत चौंकाने वाला है, यानी 81% लोगों का आपके साथ कोई संवाद नहीं है। और जब तक संवाद नहीं होगा तब तक आप उनकी समस्याओं को एड्रेस कैसे कर सकते हैं? एक मैं केवल सवाल रख रहा हूं क्योंकि गोठ जब चल रहा है तो इस पे गोठ में सारी समस्याएं का समाधान एक साथ निकल के नहीं आता है, बल्कि वहां से विचारों की और एक तरीके से कहें कि संवाद की एक निरंतर प्रक्रिया की शुरुआत भी होती है। तो इसलिए कुछ सवाल रख रहा हूं। एक दूसरी स्थिति, रूबेन जॉफ्री एक बहुत बड़े कम्युनिकेशन साइंटिस्ट है। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि अलगाववाद की स्थिति और चरम स्थिति वहां पे ज्यादा है जहां पर कम्युनिकेशन का नेटवर्क नहीं है या जहां पर जनसंचार माध्यमों की पहुंच नहीं है। स्टडी के दौरान मैंने पाया कि भारत सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्वाधिक कम्युनिकेशन की खराब स्थिति का अगर आंकड़ा देखें तो तीसरे नंबर पे आता है। आप
नक्सल वायलेंस की स्थिति सर, अगर पूरे आंकड़े को देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो उसमें भी हम तीसरे नंबर पे हैं। तो एक बड़ा बहुत ही गहरा संबंध है जिसको देखने की जरूरत है। और इसमें ये भी आंकड़ा हमने लिया था, और इस आंकड़ों में लोगों से बात की गई 15 तहसील में, तो 55% ऐसे इलाके हैं जहां पर आज तक मोबाइल की कनेक्टिविटी तक नहीं है। एक बात। एक तीसरा आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि लोगों से पूछा गया कि आपके क्षेत्र में विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या है। जी, सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो उसमें लोगों की यह समझ आ गई है यहां तक कि उनकी सोच है कि यदि उनके पास टेलीफोन आ जाए, मोबाइल आ जाए, टेलीविजन के लोग वहां तक पहुंच जाए, रेडियो के लोग, यानी उनकी समस्याएं अगर सामने आए तो उसका कोई समाधान निकल सकता है। और आखिरी बात, एक सवाल पूछा गया कि वनवासी समाज के नैसर्गिक जीवन और संवाद के लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बहुत सारी बातें करते हैं कि वहां पर डेवलपमेंट पहुंचा दो, ऐसे कर दो, टेलीफोन कर दो, इंटरनेट लगा दो, बाकी चीजें। तो 69% लोगों, इसमें 5 ऑप्शन हमने दिए थे। ऑप्शन था टीवी, रेडियो, अखबार, पत्रिकाएं, कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, हैंगआउट, सोशल मीडिया और डेवलपमेंट के अन्य साधन। और एक ऑप्शन था घोटुल, चौपाल, हाट बाजार, आदिवासी, नृत्य, संगीत और संस्कृति। 69% लोगों ने कहा कि उनके लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी कोई चीज है तो उनकी अपनी संस्कृति है। दरअसल में मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि इसमें मैंने 3 तत्वों को एक साथ जोड़ा था। पहला पब्लिक, दूसरा पुलिस और तीसरा प्रशासन। ये तीनों जब तक एक साथ खड़े होंगे, मुझे लगता है कोई आतंकवाद, कोई नक्सलवाद ये टिकेगा नहीं। ये बहुत, इसमें अगर सोचा जाता है कि ये समस्या केवल पुलिस और नक्सलों के बीच में है, तो ये बहुत गलत है। मैं जब लोकसभा पहली बार वहां सरगुजा से जीता, तो वहां के लोगों का एक ही कहना था कि ये राक्षसों से हमको बचाइए, हमारा कोई काम और दूसरा मत करिए। मैं बोला मैं कैसे करूंगा, ये पूरे सरकार का काम है और सभी मिलके करेंगे, आप लोग भी साथ में रहेंगे। और उसमें मैंने पुलिस के साथ लंबी चर्चा की। कल्लूरी साहब थे बलरामपुर में, हम लोग 10-10 घंटे बैठते थे और मैंने कहा देखिए ये नक्सलवाद का खुराक और पानी क्या है। ये निर्दोष लोगों को पुलिस वाले अगर परेशान करेंगे, उनका सिपाही तंग करेगा, मारेगा, पीटेगा, ये नक्सली मजबूत होंगे। ये फॉरेस्ट वाले थोड़ी थोड़ी लकड़ी के लिए अगर इनको चालान कर देंगे, इनको कटघरे में बंद करके रखेंगे, पुलिस नक्सली मजबूत होंगे। इसलिए आज के बाद कोई मर्डर कर दिया, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा रॉबरी कर दिया, उसने चोरी किया, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन फालतू बातों में पुलिस वाले जो आम आदमी को परेशान करते हैं, आज की तारीख से कृपया बंद कर दीजिए। और हम लोग 10 घंटा बैठ करके पुलिस के छोटे अधिकारियों को बुला करके सबको एक प्लानिंग किया कि आज के बाद आप कोई भी किसी आदमी का कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। अगर किसी ने नाजायज कोई पुलिस वाले ने किया, सारे अधिकारी बैठे हैं, हम उस दिन चाहेंगे कि आपको पैर में रस्सी बांध करके हम पेड़ में उठकर उल्टा लटका देंगे, ये सबके सामने। और उसके बाद में परिणाम ये हुआ कि कल्लूरी साहब का तो इतना बड़ा योगदान था, वो पगड़ी बांध के मोटरसाइकिल पर चलते थे और हमारा खुफिया तंत्र पूरा पुलिस का खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही झारखंड से कन्हर नदी पार करके अगर नक्सली माओवादी आने वाले हैं, तो 1 हफ्ता पहले हमको सूचना मिलती थी। उसका कारण यह था कि वहां का हमारा बैठा हुआ किनारे पर जो भाई है, जो चर्चा होती थी, 7 दिन पहले हमको खबर देता था और पुलिस उसको प्लानिंग करके और वहीं उनके मैंने मौके पर ही उसकी सीमा पर उसको रोक दिया जाता था। और प्रत्येक गांव में हमने थोड़ा सा काम किया था कि वो 3 पाली में प्रत्येक गांव को सुरक्षा करें। पहला काम ये देखें कि कोई बाहरी आदमी आया है क्या, पुलिस को सूचना करें। अगर हमारा कोई रिश्तेदार भी है, कोई मेहमान भी है, उसकी चेकिंग कराइए। कोई आदमी गांव का बाहर चला गया है, कई दिनों से नहीं आ रहा है, कहां गया है, उसकी जांच कराइए। और जहां घटना होती थी, हमारे साथ कोई कार्यकर्ता नहीं जाता था, एक गाड़ी पुलिस की मेरे साथ रहती थी और मैं अकेले गोविंदपुर हो या चांदनी बिहारपुर हो,
इधर शंकरगढ़ हो, कुसमी हो, सारे क्षेत्र में मैंने अकेला दौरा किया। और मैं कहा कि डरना नहीं है। परमेश्वर पाठक को प्रतापपुर में जब 6 टुकड़ा काट दिया गया, हमारी गवर्नमेंट थी, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। हमारा हेलीकॉप्टर खुला हुआ था, मैं कहा जल्दी बनाओ। आडवाणी जी को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, मुझे पार्लियामेंट आना है कि नहीं, पहले वहीं जाओ। तो वहां गया, माइक लगा करके मैंने कहा कि ये नक्सलियों से डरना नहीं है, आप सब लोग संगठित होइए, एकता होइए, और उसके बाद में सब मिलकर लड़ेंगे इनसे। आज अगर घबरा जाएंगे तो समझिए उनकी जीत हो गई। और परिणाम ये हुआ कि सारे गांव में एकताबद्ध हो गए लोग। और जजावल में तो नक्सलियों को लोगों ने दौड़ा के मारा, बर्छी, भाला, गणासा से। और उसके बाद में हमको देखा कि यहाँ कोई और अटैक हो जाए, पुलिस चौकी वहां स्थापित करनी पड़ी। तो इसलिए मुझे लगता है ये 3 तत्व हैं साथ में, सब हमारे घर के पुलिस वाले हैं, प्रशासन में कोई हमारा ही भाई है, और पब्लिक, ये तीनों जिस दिन मिलेंगे, मुझे लगता है कि ये नक्सलवाद या पूरा आतंकवाद पूरे हिंदुस्तान से 1 साल में खत्म किया जा सकता है। जहां पर घटना होती है वहां के लोगों को मालूम है, लेकिन उनको हम जोड़ के नहीं रखते हैं। ये आतंकवाद को जहां बम ब्लास्ट हुआ, वहां के लोगों की एक टीम बना करके उनकी जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि अगर यहां कुछ भी होगा आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। पुलिस, पब्लिक और प्रशासन, ये तीनों को एक साथ जिस दिन जोड़ेंगे, मुझे लगता है ये बस्तर को, मैंने एक बार आडवाणी जी को कहा था, ये 6 महीने का काम है, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति तो ऐसा वहां पर जाए जिस पर आम आदमी विश्वास करे। हम जाते नहीं वहां, केवल पुलिस को छोड़ दिए हैं, वो बेचारे वो भी मर रहे हैं, हमारे लोग भी मर रहे हैं। और बहुत विषय है, लेकिन अभी इतना ही। धन्यवाद। एक सूचना देना चाहूंगा मैं, इसके बाद का जो 17 जनजातीय नेतृत्व कौशल, उसमें माननीय नंद कुमार साय जी रहेंगे और माननीय रमेश तवड़कर जी रहेंगे। तो इसमें ये जो सारे बिंदु जिस पर अभी आदरणीय नंद कुमार साय जी बोल रहे थे कि कैसे युवा जनजातीय नेतृत्व सामने आए और ऐसे चीजों जो राष्ट्रीय गतिविधि या फिर विभिन्न जो हमारे सत्रों में जो सत्र चले, जो विषय चले, उस पर कैसे युवा जनजातीय समूह एक आगे बढ़कर काम करे, इनमें आप दोनों का मार्गदर्शन मिलेगा हम सभी को। और इस तरह हम ये जो सत्र है जिसमें श्री सदानंद दाते जी, श्री गिरधारी नायक जी, श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम जी आए और हम सभी को एक अच्छा अपना अनुभव साझा किया। हम काफी कुछ इससे समझ पाए। हम सभी इस युवा वोट के माध्यम से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। से पंचम सत्र हम यहाँ शुरुआत करना चाहेंगे। पंचम सत्र, मुझे मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि इसका समस्या का निदान क्या है। मुझे लग रहा है कि इस जितने भी सवाल अब तक उठे हैं उनका निदान इस सत्र में हमें मिल जाएगा, वो भी आपकी। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं श्री नंद कुमार जी साय जी का परिचय आप सबसे पहले से ही है, फिर भी मैं कराना चाहूंगा कि नंद कुमार जी साय आप सांसद हैं राज्यसभा से। इस बीच आज के मुख्य वक्ता और तालियों के द्वारा उनका स्वागत करें। रमेश जी तोड़कर इससे पहले के सत्र में भी हम सबको मार्गदर्शन दे चुके हैं, उसके बावजूद जो है हम आपको उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। वो ये है कि आप यूथ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ गोवा, इसके साथ ही ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सर्वप्रथम श्री नंद कुमार जी साय जी स्वागत की कड़ी कंटिन्यू करना चाहूंगा। आज के इस पंचम सत्र का विषय है जनजातीय नेतृत्व कौशल। इसमें और थोड़ा सा एलिब्रेट, इसके साथ ही हम इसके और गहराई में जाएंगे। सामाजिक नेतृत्व कौशल का विकास किस प्रकार से मैं कर सकता हूं। मैं मीन्स एक इंडिविजुअल। हम जितने लोग आए हैं, कोरिया से आए हैं, सूरत नेतृत्व में, ये हमें आपसे अपेक्षित है कि आप इसको सामने प्रस्तुत करें। उसी प्रकार एक व्यक्ति तो प्रस्तुत करेगा ही,
पूरा युवा समाज उसको कैसे आगे बढ़ा सकता है और ये समाज कैसे एक नेतृत्व खड़ा कर सकता है, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए यहाँ पर, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और ये काफी सारे प्रश्न पहले भी आए आपके मन में। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या जनजातियों में नेतृत्व कौशल है? ऐसा एक प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अगर इस चीज को हम थोड़ा देखें ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में, आजादी से पहले 1820, 1832 और 1867 बिहार में मुंडा विद्रोह हुआ था। तो इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता कि जनजातियों में, युवा समाज में नेतृत्व कौशल नहीं है। ये उदाहरण है हमारे पास। इसी प्रकार एक और अन्य उदाहरण है 1842 गोंड विद्रोह बस्तर का, जिसमें कैप्टन ब्लंट वो कब्जा करना चाहते थे बस्तर में, लेकिन ये गोंड जनजाति समाज ने वो एकजुट होकर उसका नेतृत्व किया और उसको कैप्टन ब्लंट को वहां से हार का मुंह देखना पड़ा और बस्तर पर कब्जा ना कर सके। जब बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी का समय था, तब भी मुंडा जनजाति ने वहां पर उसका विरोध किया था, नेतृत्व किया था। 1911 बस्तर की जनजातियों द्वारा विद्रोह, ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में तो है हमारे पास। नेतृत्व क्षमता उदाहरण जैसे कि शहीद वीर नारायण सिंह जी, एकल नेतृत्व था उनका, सामूहिक नहीं था, उदाहरण है हमारे पास। असम की रानी गाइंदेलो, उदाहरण है हमारे पास। रानी दुर्गावती जनजाति समाज से है, तीनों हमारे पास उदाहरण है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो हमारे पूर्वज हैं। शहीद वीर नारायण सिंह जी, असम की रानी गाइंदेलो जी, रानी दुर्गावती जी हमारे पूर्वज हैं। तो क्या आज हम अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं इंडिविजुअली और सामाजिक तौर पर? यह प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, मेरे ख्याल से आपके मन में भी आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो इसका हम लोग निदान कैसे करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इस पे विचार जरूर करना चाहिए। एक होता है सामाजिक नेतृत्व, दूसरा होता है राजनीतिक नेतृत्व। हमको इस सत्र में मुझे लग रहा है कि फर्क पता होगा और हमें पता करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा इंडिविजुअल लीडरशिप की और कम्युनिटी लीडरशिप की। आपको याद होगा 1998-99 लगभग की बात है, अंडमान निकोबार में जरावा जो ट्राइब्स हैं, ये जो बाकी ट्राइब्स हैं और बाकी जो अदर सोसाइटी है उनसे इनका मेल मिलाप हुआ था। वो मेल मिलाप ऐसे हुआ था कि एक चांदनी रात थी, चांदनी रात को जरावा जनजाति के लोग जो है एक गांव में घुस गए, जो वो भी एक दूसरे जनजाति के लोग थे जो शेष भारत के जनजाति थे, लेकिन अंडमान निकोबार के लिए वो जनजाति नहीं थे। तो वो उस गांव में इस हेतु घुसे कि उस गांव में केले का खेती था। जरावा जनजाति के पास खाने के लिए सामग्री नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि हम इस गांव में रात को अटैक करेंगे और वो जो केला है उसको हम चुरा कर ले आएंगे। जरवा जनजाति उस गांव में गए, केला चुरा लिया और अपने अपने कंधे में लेकर वो भागने लगे। इतने में गांव वाले भी जाग गए थे। तो इस बीच जो है करीबन 10 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा एक नाला था। वहां पर नाले में एक पटरी थी, बस इतनी मोटी, जिसमें जो है एक स्केटिंग करने वाला ही उसमें जा सकता है, इस प्रकार की एक ही पटरी थी। जब गांव वाले इनको दौड़ा रहे थे भगाने के लिए, तो सब जरावा